के जो संघर्ष समिति की बातें थी वो मनवाई गई। पहली बात तो मुझे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी मैं तो नहीं, तो मुझे आता नहीं, मेरे को ऐसा नहीं, और मुझे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मेरे घर में तो दुख की घड़ी है और मुझे यहाँ आना भी नहीं चाहिए था। और जो वो एक दूसरे लोग टिकट नहीं कर रहे थे, ये नहीं करना चाहिए, नहीं देने का मेरा, क्योंकि जो धरना स्थल था वहाँ पर समिति बनी हुई थी, तो सभी ने विश्वास में लेकर वो समिति बनाई थी, तो सबको उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए था। अगर उसने की तो मैं तो उससे जो निर्णय लिया उसके ऊपर अपनी मन मर्जी से मैंने वो साइन किए, और बाकी मेरे ऊपर मैं तो किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो सब सर्वोपरि है। जो मेरे जो धरने के साथ दिया, जो भी लोग आए, सब मेरे लिए सर्वोपरि है, और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, कोई किसी के ऊपर टिकट नहीं करनी चाहिए। आप पर कोई दबाव वगैरह बनाया? नहीं, इससे कोई दबाव नहीं है। तो ठीक, लोग इसके ऊपर कोई दबाव या ऐसी बात नहीं कर सकते, उनको जो समझ में आया वो किया होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग संघर्ष समिति में साथ में थे, ये लोग हमें तो बाद में साथ में ले जाया गया एक शिष्ट मंडल के तौर पर, हमें और गोपाराम जी को इनको तो ले जाया गया, लेकिन मदन जी तो उसमें कमेटी में मेंबर है। गोपाराम जी भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मेंबर नहीं है, लेकिन वो मेंबर थे, हमें ले जाया गया। तो शायद ऐसी कोई बात बन रही थी या उनके दिमाग में ये बात आ रही थी। तो मेरा निवेदन तो यही है कि वो उसी समय कहते, चलती मीटिंग में कहते कि भाई ये चीज़ मेरे कुछ समझ में नहीं आई या मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बाकी कमेटी सहमत है तो वो करे, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये कहना चाहिए था। दूसरी बात है कि उनको धरना स्थल पे आकर के भी अपनी असहमति वो व्यक्त कर सकते थे, जहाँ हिमाराम जी बैठे थे, हरीश जी बैठे थे, गोपाराम जी भी थे, अरुण जी भी थे, अधूराम जी भी थे, प्रियंका जी भी थी, सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ कह देते भाई कि मैं इस फैसले से नहीं हूँ। तो जो भी उन्होंने कहा है किया है, शायद वो अपना विवेक की बात है, इसमें हम ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने एक टिप्पणी की है कि वहाँ पर समाज में दो फाड़ करने का काम संघर्ष समिति के लोगों ने किया, युवाओं को अलग कर दिया और संघर्ष समिति के लोग अलग हो गए। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो उनको दिखा वो हुआ, और सभी को दिखा, आप लोगों को भी वो दिखा कि वहाँ पर दो फाड़ तो हुए, लेकिन वो दो फाड़ क्या हुए और किस वजह से हुए वो मैं थोड़ा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कहीं पर भी हो, एक साधारण में, आप भी हमेशा आप का इस काम में रहते हो तो आपको सब पता है कि कहीं पर भी हो 100% लोगों को संतुष्ट करना संभव कहीं पर भी नहीं, ठीक है, कहीं पर भी नहीं, दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ कि आप 100% लोगों को सहमत कर दोगे, ऐसा हो नहीं सकता है, राजी या खुश कर लोगे। कुछ लोगों की वहां पर ये मनसा थी कि भाई ये कमान हमारे हाथ में रहे और ये डिसीजन या ये श्रेय हम लें। ये ऐसा होता है, हर आदमी में एक मानव प्रवृत्ति है, कोई गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं है, हर आदमी चाहता है कि इसका श्रेय हमें मिले, लेकिन वो श्रेय किसी कारणवश उनको नहीं मिल पाया। तो वो थोड़ा थोड़ा विरोध तो पहले दूसरे दिन से ही चल ही रहा था, लेकिन लास्ट में जब ये संघर्ष समिति ने ये सहमति करके या जो भी डिसीजन लेके आ गए, तो वो असंतुष्ट जो लोग थे उन्होंने वहां बकेड़ा खड़ा करने की कोशिश की। बाकी कोई ऐसा नहीं था, समाज में कोई दो फाड़ नहीं है। मैंने आपको बताया ना, 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जो कार्य संघर्ष समिति है, दूसरी वो है जो इसका विरोध करने वाले कर रहे हैं, और तीसरे वे लोग हैं जो दोनों से अनभिज्ञ हैं। उनको तो हम कहेंगे तो भी सही मानेंगे, वो कहेंगे तो भी सही मानेंगे। तो उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही ये वार्ता है। और कुछ बात, प्रशासन और समझौता कमेटी में जो समझौता हुआ उसमें कोई रिटर्न में हुआ होगा? बिल्कुल, उसमें सबके जो कमेटी सदस्य थे संघर्ष समिति के, उनके सारे हस्ताक्षर हुए या प्रशासन ने अपने हस्ताक्षर किए? नहीं, उसमें जो वहां पर मौजूद थे, क्योंकि ये मामला जो हुआ वो लास्ट में होते हैं साइन सबसे लास्ट में मेरे साइन हुए। मैं नहीं था तो भी कहा कि आप भी कर दो, ठीक है। उससे पहले इन सबके साइन हुए, परिवार के लोगों के भी साइन हुए। उसमें कुछ लोग कमेटी के हैं जो उस समय मौजूद नहीं थे या फिर इधर उधर हो गए थे, उनके तो मौजूद थे, उनके हस्ताक्षर है। उसकी प्रति आप लोगों के पास होगी ना? बिल्कुल है, देखिए प्रति मीडिया को अवेलेबल करवा दो, प्रति मीडिया को उपलब्ध करवा दी जाएगी, बिल्कुल करवा दी, इसका कोई डाउट ताकि वो सारा वो भी क्लियर हो जाएगा। मदन जी वही थे, संघर्ष समिति में शामिल थे, उन्होंने भी हस्ताक्षर किए उस पर? नहीं, मदन जी नहीं किए, मदन जी नहीं किए। कमेटी में कमेटी के सदस्य थे, कमेटी में नाम था, वो हमारे सेकंड राउंड की दौर में साथ में थे। अन्य सदस्य तो थे, अन्य सदस्य थे जिनके भी है, उनके साइन है जो मौजूद थे। उसे संविदा पर एक नौकरी दी जाएगी। हमने उनसे कहा कि संविदा पे नौकरी दी जाएगी, इससे हम सहमत हैं, लेकिन संविदा वाली नौकरी संविदा ही नहीं रहनी चाहिए। एक टाइम जो भी 1.5 महीने का या महीने का होता है,
उसके बाद या साल 1.5 साल का टाइम होता है, उसके बाद में उसे परमानेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाद में आप कई शर्तें निकाल दो, ये कर दो वो कर दो, कि ये नहीं हो सकते परमानेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पर सरकार के मौजूद जो विधायक गण थे उनके सामने कहा, तो उनसे भी हमने कहा देखो भाई कल आप मुकर ना जाओ, आपकी सरकार है और जिसको भी नौकरी दो उसको आपको आखिर में परमानेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि डायरेक्ट परमानेंट नहीं ले सकते आप, क्योंकि अपना भर्तियों का रूल होता है, तो पहले संविदा पे लेना पड़ता है, तो वो भी हमने पक्का किया। उसके बाद में हमारी मांग हमने रखी कि भाई जो अपराधी है उस अपराधी की जितनी भी संपत्ति है, क्योंकि वहां पर जो बातें उठ रही थी उसको लेकर के, तो अवैध है या वैध है, जिसकी जांच करवाई जाए, तो उसमें भी प्रशासन ने लिखित में हमें दिया कि जितनी भी संपत्ति है उसकी, अवैध चाहे वैध जो भी है, उसको चिन्हित करके उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। हम इसके ऊपर भी सहमत हुए। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए एक और जो मामला है वो है, उन्होंने दूध डेयरी, जो अभी दूध के बूथ शायद मिल्क बूथ दिए जा रहे हैं, उनमें से एक मिल्क बूथ उनको बालोतरा में दिया जाएगा, जिससे भी वो 4-5 हजार रुपए का 7 हजार का महीने का कमा सकते हैं। तो संविदा का हो गया, ये हो गया। बात आई इसके अलावा, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये घोषणा कोई करे तो वो तो सरकार के प्रतिनिधि कर सकते हैं, प्रशासन तो वही करेगा जो ऑन रिकॉर्ड प्रशासन दे सकता है, हवावाड़ी तो करेंगे नहीं, वो तो जो स्कीमों के अंदर आएगा वो करेंगे। तो उन्होंने जो हमें बताया कि भाई एक हमारी अभी नई स्कीम आई है और उसके अंदर, चूंकि उसमें कारण भी बताया गया, मैंने ही बताया, उन्होंने भी बताया कारण कि भाई पहले हम एक मुश्त जब पैसा देते हैं तो किसी को भी 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे दिया तो उस पैसे का मिसयूज हो जाता है, या फिर उनके परिवार में पैसे को लेकर के झगड़े शुरू हो जाते हैं। और बच्चे भी अगर उनके मान लो किसी के 8-20 साल के बच्चे हैं तो पैसे के लिए जिद करके मोटरसाइकिल लो, गाड़ी लो, ये करके पैसे का मिसयूज हो जाता है और बाद में वो परिवार वापस उसी स्थिति में आ जाता है। इसलिए सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जो भी राहत देनी है वो किस्तों में देनी है, ताकि उनके परिवार को रिक्वायरमेंट, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको मिलता जाए। तो इसको लेकर के उन्होंने बताया कि भाई इस प्रकार की पेंशन है, जो कोई विधवा पेंशन नहीं, विधवा पेंशन 60 साल के बाद शुरू होती है। ठीक है ना, विधवा पेंशन के बारे में, सॉरी विधवा पेंशन की तो बात अलग है, जो ओल्ड पेंशन है वो 60 के बाद होती है, और विधवा पेंशन वो अलग मैटर है, 1100 रुपए का जो भी है। लेकिन ये स्पेशल पेंशन जो है वो उनके पालन पोषण के लिए है और आजीवन के लिए। उसके अंदर ये स्कीम है कि जो भी जिसके नाम से भी परिवार तय करेगा, चाहे वो पत्नी के नाम से करे, तो पत्नी जब तक वो जिएगी तब तक वो 60 साल जिए, 60 साल 70 साल जिए तो 70 साल। तो ये एक अनुमान उस समय लगाया गया कि भाई 20 साल की आज उसकी उम्र है, और क्यों कम आके, हम तो 70 साल तो मान के चलते हैं। तो ऐसे करके 50 साल का उसका आइडिया लगा करके कहा गया कि ये 50 लाख रुपए उसके मंथली, 1 साल के लाख होते हैं तो 50 लाख हो गए। ठीक है, ऐसा माना गया। उसमें एक बात ये भी आई कि भाई अगर आप नवजात बच्चा जो पैदा होगा उसके नाम से भी अगर आप करवाना चाहें तो उसके नाम से भी हो जाएगी, और जो अभी नाबालिग है या ना समझ है तो उसकी वल्ली जैसे होता है, दादा दादी को बनाओ चाहे उसकी माँ को बनाओ, किसी को भी वल्ली बना दो। तो ये भी बात वहां पर तय की गई। तो उसमें परिवार के ऊपर छोड़ा गया कि भाई परिवार जिसका भी नाम देगा उसके नाम से पेंशन होगी माँ और बेटी। आज बेटी हुई, हमें खुशी है कि भाई कम से कम आज मैं ये मानता हूँ विष्णु राम का पुनर्जन्म है। ठीक है, तो वो बच्ची जो है उसके नाम से होगी तो वो लॉन्ग टर्म चलेगी, और रिक्वायरमेंट भी आज की तारीख में उसको है, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट उसको है। शायद उसको रहेगी तो माँ भी अपने बेटी के साथ साथ में रहेगी। तमाम चीजें जो है सोच समझ करके सारा डिसीजन लिया गया। इस आधार पर ये पैकेज जो बना उसको हमने निम्न लेवल पे 50, हालांकि ये अभी 1 लाख रुपए 95,000 के आसपास सालाना बनता है, लेकिन ये जो ये बढ़ता जाएगा तो 1.25 लाख तक भी जाएगा, ये 1.5 लाख तक भी जाएगा, मंथली 2 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन हमने उसको आज की रेट में माना कि भाई 1 लाख रुपया अगर मंथ सालाना होता है और 50 साल तक अगर वो महिला जिंदा रहती है, ठीक है ना, तो उसको 50 लाख का ये माना गया। ऐसे करके ये 60 लाख का एक पैकेज, जिसमें ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है। हाँ, हो सकता है कि मुझसे वहां कहने में कोई भूल हो गई हो, क्योंकि मैं संघर्ष समिति का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन संघर्ष समिति ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली कि आप इसकी जो है घोषणा करो, यहाँ ऐलान करो, जो भी वहां से आया है उसकी बात यहाँ आप रखो। तो मैंने बात रखी। तो हो सकता है मेरे कहने में कोई बात रह गई हो, मैं वो पेंशन वाला शब्द ना कह करके सीधा पैकेज वाला ही बोला। तो पैकेज के अंदर दोनों बातें लिखी, ऑब्लिक करके लिखी हुई है, जो ऑर्डर दिया गया है उसमें एक मुश्त ऑब्लिक पेंशन। तो एक मुश्त में जो 8.25 लाख रुपए ये एक मुश्त में है, जो राहत कोष के 1.5 लाख रुपए वो भी एक मुश्त में है, और ये जो 12.5 लाख रुपए बाद में हमने विधायक महोदय से, सरकार से निवेदन करके कहा कि भाई कैसे भी करके
इस परिवार को दो, तो उन्होंने 10 लाख